हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद में करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। मेरा नाम है प्रदीप कोलसिया और आप देख रहे हैं आरएनएम एकेडमी। आज से अपन सीईटी 2026 के लिए ये जो फ्री बैच है इसकी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। एक दो आपके सजेशंस मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ आपको, जैसे आप क्लास देखोगे उसके बाद में अपना सजेशन दे देना। आज अपन जो भी क्लास पढ़ेंगे वो सारी की सारी मैं आपको साथ साथ में लिखवा के पढ़ूंगा। दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास में, आप देखोगे क्लास तो आपको समझ में आएगा। एक तो मैं साथ साथ लिख के पढ़ाऊं, या फिर मैं एक जो है कुछ चीजें पहले से नोट हो, जैसे इसका इनका ये नाम है, ठीक है, नाम लिखा हुआ हो, फिर उनका नाम मैं खुद लिख दूं, तो वो एक हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा कि कुछ लिखा हुआ भी कुछ साथ में लिखा हो, तो टाइम थोड़ा जल्दी सिलेबस अपन कवर कर पाएंगे, टाइम कम लगेगा। तो जो आपको सुटेबल लगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज कहानी को। जब भी अपन कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपन कहां से शुरुआत करते हैं? भगवान का नाम लेके, देवता का नाम लेके शुरू करते हैं। इसी कहानी को अपन शुरू करेंगे लोक देवता के साथ में, क्योंकि अपन भी सीईटी 2026 के एग्जाम देने वाले हैं और ये एक शुभ कार्य है। तो इसके लिए अपन को शुरुआत करनी है लोक देवता का नाम लेके। तो लोक देवताओं के बारे में अगर अपन बात करें ना, लोक देवता होते कौन है पहले अपन वो समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है अपन एक एक लोक देवता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात तो लोक देवता होते कौन है, ठीक है। तो मैंने कहा ये राजस्थान के क्षेत्रीय देवता हैं, क्षेत्रीय भगवान हैं, क्षेत्रीय ईश्वर हैं। कि भाई राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग देवता को माना जाता है, ठीक है। कहीं जो है आपको गोगा जी की भक्ति ज्यादा मिलेगी, कहीं आपको पाबू जी की भक्ति ज्यादा मिलेगी, कहीं आपको हड़बू जी की भक्ति ज्यादा मिलेगी, है ना। तो अलग अलग राजस्थान के ये क्षेत्र ये जो है देवता हैं। तो लोक देवता कौन होते हैं? राजस्थान के अंदर जो क्षेत्रीय देवता है उनको क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे अपन? लोक देवता कौन होते हैं? राजस्थान में क्षेत्रीय देवता लोक देवता कहा जाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा अगर इनके बारे में अपन और बात करें तो मैंने कहा इनकी पूजा क्यों करते हैं भाई, ऐसा क्या है इनमें, है ना। जो लोक देवता हैं, मैंने कहा रामदेव जी हो गए, पाबू जी हो गए, अड़बू जी हो गए, है ना, मेहा जी हो गए, गोगा जी हो गए, इनकी पूजा अपन करते क्यों भाई, ऐसा क्या किया इन्होंने? तो मैंने कहा इनकी पूजा इसलिए की जाती है, इनकी बहादुरी के लिए। सबकी अपन कहानी देखेंगे, सबने कोई ना कोई बहादुरी का काम किया है। उसके अलावा इनके बलिदान की वजह से, इन्होंने बलिदान दिए हैं, है ना, कोई गायों को बचाने के लिए बलिदान दिए हैं, है ना। तो अलग अलग जो है इन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। उसके अलावा इनके कई सारे चमत्कारी कार्य भी रहे। भाई किसी की पूजा कोई क्यों करेगा? चमत्कार कुछ दिखाएगा तब करेगा, कुछ उसमें साहस होगा, ब्रेवरी वाला काम करेगा, है ना। उसके अंदर जो है बलिदान देने की जो है वो होगी। तो ऐसे लोगों की पूजा की जाती है। तो मैंने कहा देवता जितने भी आपके लोक देवता हैं इनकी पूजा क्यों करते हैं? मैंने कहा इनकी बहादुरी के लिए, इनके बलिदान के लिए और इनके चमत्कारी कार्यों के लिए, ठीक है। इनकी पूजा इनकी पूजा पूजा बहादुरी बहादुरी बलिदान और इनके चमत्कारी कार्यों कार्यों के लिए की जाती है। ध्यान में रहेगी ये बात, बिल्कुल भैया ध्यान में रहेगी। हमें समझ में आ गया लोक देवता कौन होते हैं, समझ में आ गया। दो चीज, दो लाइन से हमें ये तो समझ में आ गई कहानी। अगर हमें कुछ भी नहीं पता था तो हमें समझ में आ गया। अब मैंने कहा लोक देवताओं को अपन दो भागों में बांटेंगे। कैसे भैया? मैंने कहा कुछ लोक देवताओं को अपन पंचपीर की कैटेगरी में रखते हैं। ये पंचपीर कौन होते हैं? ये पांच ऐसे लोक देवता हैं जिनको अपन ने पंचपीर की कैटेगरी में रखा है। पीर कौन होते हैं? ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा जो है
हिंदू कम्युनिटी के लोग भी करेंगे, हिंदू समुदाय के लोग भी करेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग भी करेंगे, उनको अपन क्या कहेंगे, पीर कहेंगे। 5 है इसलिए पंचपीर कह दिया, ठीक है। तो भैया वो पंचपीर में कौन कौन से लोग देवता आते हैं, पंचपीर के अंदर, पंचपीर में कौन कौन से लोग देवता आते हैं, तो मैंने कहा पंचपीर के अंदर 5 लोग देवता आते हैं। कौन कौन से, मैंने कहा पाबू जी, पाबू जी। अच्छा भैया और कौन आते हैं, मैंने कहा रामदेव जी। और कौन है, रामदेव जी, सुना होगा नाम सबने, रामदेव जी, ठीक है भैया। और बताओ, मैंने कहा गोगा जी, कौन आते हैं, और गोगा जी, गोगा जी। और बताओ भैया, तो मैंने कहा मेहा जी, मेहा जी। और बताओ, तो मैंने कहा हड़बू जी, हड़बू जी, ठीक है। तो 5 आपके लोक देवता हैं जो किस किस कैटेगरी में आते हैं, पंचपीर वाली कैटेगरी में आते हैं। और पंचपीर इनको क्यों कहा गया है, मैंने कहा पीर इसलिए कि इनकी पूजा दोनों समुदाय के लोग करते हैं, और 5 है इसलिए पंच कह दिया, ठीक बात है। अच्छा एक एक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पहले अपन पाबूजी की बात करेंगे डिटेल में, फिर अपन जो है आगे रामदेव जी की, फिर गोगा जी की, फिर मेहा जी की, फिर रबू जी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपन किसके बारे में, पाबूजी के बारे में बात करेंगे। पाबूजी, पाबूजी राठौड़ हैं, है ना। पाबूजी कौन से वंश के हैं, राठौड़ वंश के हैं, ये बात भी ध्यान में रखनी है। जितने भी अपन पढ़ेंगे सबके मैं आपको वंश बताता जाऊंगा, तो ये राठौड़ हैं। पाबूजी की कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी के आसपास शुरू होती है कहानी, और इनका जन्म होता है कोल्लूमंड नाम की जगह है। कोल्लूमंड कहां पर है भैया, फलोदी जिले में कोल्लूमंड जगह है, वहां पाबूजी का जन्म होता है। पाबूजी के माताजी का नाम था कमला दे, और जो पिताजी हैं उनका नाम था धांधल जी राठौड़। तो दो व्यक्ति हैं, मतलब एक महिला एक पुरुष हैं, धांधल जी राठौड़ और कमला दे। दोनों के बच्चा होता है पाबूजी, और पाबूजी जो है इनका जन्म कहां हुआ, कोल्लूमंड फलोदी में जन्म हुआ। वहीं उसी गांव में एक औरत है देवल चारणी। देवल चारणी जो है उसके पास कई सारी गायें हैं और कई सारे और भी जानवर हैं, और उनके पास एक घोड़ी है, काले रंग की घोड़ी है, जिसका नाम है केसर कालमी। क्या नाम है, केसर कालमी, याद रहेगा। तो देवल चारणी एक औरत है, उसके पास में क्या है, गायें हैं, कई सारे और भी जानवर हैं, एक घोड़ी केसर कालमी। घोड़ी काफी सुंदर है। बाबूजी के जो जीजाजी हैं उनका नाम है जींदराव खींची, जो कहां के हैं, जायल नागौर के, नागौर में एक जगह पड़ती है जायल, वहां के हैं। तो जींदराव खींची ने कहा देवल चारणी को कि ये घोड़ी मुझे पसंद आ गई, ये घोड़ी मुझे दे दे। देवल चारणी ने मना कर दिया कि घोड़ी मैं बेचती नहीं हूं, मैं दूंगी नहीं, ठीक है। उनको नहीं अच्छा लगा होगा भाई, जींदराव खींची के हवा बढ़िया नहीं लगे होंगे, इसलिए नहीं दी। बाबूजी को भी वो घोड़ी पसंद आई, बाबूजी गए कि ये घोड़ी तो मुझे चाहिए, मुझे दे दो, है ना, क्योंकि इनकी शादी भी होने वाली थी बाबूजी की। तो घोड़ी जो है, देवलचारणी ने कहा कि देखो मैं घोड़ी दूंगी नहीं, लेकिन फिर भी आप इंसिस्ट करते हो, हमें बार बार कह रहे हो, तो मैं घोड़ी दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पे दूंगी। बाबूजी ने कहा क्या शर्त, तो देवलचारणी बोली कि मुझे एक वचन देना पड़ेगा, मुझे एक प्रोमिस करना पड़ेगा। बाबूजी बोले इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, प्रोमिस तो मैं कर ही दूंगा। तो बाबूजी ने बोला कि ठीक है, बोलो क्या प्रोमिस करना है। देवलचारणी ने कहा कि जब भी मेरी गायों पे कोई संकट आएगा, भाई इतनी सारी गायें हैं तो कोई ना कोई संकट आ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वही धन हुआ करता था, है ना, तो कोई ना कोई चुराने आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी गायों पे कोई संकट आएगा तो आपको बचाना पड़ेगा, उनको रक्षा करनी पड़ेगी। बाबूजी ने बोला इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, कर देंगे रक्षा। बाबूजी ने प्रोमिस कर दिया, और घोड़ी लेके, घोड़ी पे बैठ के, और कहां चले गए, अमरकोट चले गए। अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में, आज के टाइम पाकिस्तान में, उस टाइम पाकिस्तान थोड़ी था। तो अमरकोट चले गए, वहां उनकी शादी होनी थी बाबूजी की। ये बात जींदराव खींची को बुरी लगी कि यार मैंने भी तो घोड़ी मांगी थी देवलचारणी से, मेरे को घोड़ी नहीं दी इसने, और बाबूजी को दे दी। ये बात बुरी लगी। जींदराव खींची को पता लगा कि भाई बाबूजी जो है वो तो अमरकोट चले गए शादी करने, और शादी हो रही थी बाबूजी की, 3 फेरे हो चुके थे। चौथा फेरा जब वो शुरू होने ही वाला था ना, तब जो है बाबूजी के पास मैसेज आता है कि देवल चारणी की गायों को
अगवा करके लेके जाया जा रहा है, उनको चुरा के लेके जाया जा रहा है, उसी टाइम पर अपना वचन निभाते हुए बाबूजी ने क्या किया, अपने फेरे जो हैं 3 साढ़े 3 फेरे हुए थे, 3 साढ़े 3 फेरों में अपने जो है गठजोड़ उसको छोड़ा और जो है घोड़ी पे बैठे कहां निकल गए, गायों को बचाने के लिए निकल गए। गायों को बचाने के लिए निकल गए और वो किससे लड़ाई करनी थी उनको, अपने ही जीजाजी, नाम था जींदराव खींची, जींदराव खींची से उन्होंने क्या किया, लड़ाई करी वही गायों को बचाने के लिए। और उस लड़ाई के अंदर जो है बाबूजी जो है उनकी प्राण जो है वो चले जाते हैं। गायों की रक्षा करते हुए इनके प्राण गए हैं। एक बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है, इनकी घोड़ी कैसी थी, काले रंग की थी, नाम था उसका केसर कालमी। शादी करने कहाँ गए थे, मैंने कहा अमरकोट गए थे। अमरकोट आज के टाइम कहाँ है, पाकिस्तान में है। शादी को बीच में छोड़ के आए थे, फेरों को बीच में छोड़ के आए थे, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। लड़ाई किससे हुई, जींदराव खिची से लड़ाई हुई। जींदराव खिची था कहाँ के, मैंने कहा ये थे आपके जायल नागौर के थे। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है, बस कहानी खत्म, ठीक है। आओ एक एक बातों को लिख लेंगे। बाबूजी राठौड़ के बारे में अगर अपन बात करें, मैंने क्या क्या बताया तुम्हें, मैंने कहा जन्म कहाँ हुआ इनका, जन्म कहाँ हुआ, तो मैंने आप लोगों को बताया जन्म हुआ इनका कोल्लूमंड, कोल्लूमंड, कोल्लूमंड फलोदी में। कहां पर है कोल्लूमंड, फलोदी में है जी, ठीक है भैया, याद रहेगा। मैंने कहा इनके पिताजी का नाम मैंने क्या बताया तुम्हें, इनके पिताजी का नाम क्या बताया, तो मैंने कहा धांधल जी राठौड़। क्या बताया, धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़, राठौड़। इनकी मम्मी का नाम क्या बताया मैंने तुम्हें, माताजी का नाम, फिर मैंने कहा इनके ये घोड़ी लेने गए थे, उस घोड़ी का नाम क्या है, घोड़ी का नाम क्या है, तो केसर कालमी, केसर कालमी। और ये घोड़ी किस रंग की है, तो मैंने कहा ये काली घोड़ी है। कैसी है ये, काली घोड़ी है, काली घोड़ी है, याद रहेगा, बिल्कुल भैया रहेगा। उसके अलावा मैंने कहा ये शादी करने कहाँ गए, मैंने कहा अमरकोट में गए थे। अमरकोट में इनकी शादी किससे हो रही थी, सुप्यार दे या फिर फूलम दे, दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही लेडी के नाम है दोनों, सुप्यार दे और फूलम दे, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के दो नाम नहीं होते क्या भाई। तो वाइफ कौन है इनकी, सुप्यार दे या फिर फूलम दे। ये सुप्यार दे फूलम दे जो है वो किन की बेटी थी, तो ये जो है अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा, उनकी बेटी है, ठीक है। तो मैंने कहा इनकी पत्नी का नाम बात करें अपन, तो पत्नी का नाम क्या है, सुप्यार दे, सुप्यार दे या मैं कहूं फूलम दे। किसकी बेटी हैं, तो मैंने कहा अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा सूरजमल, सूरजमल सोडा की बेटी, ठीक है। तो सुप्यार दे या फिर फूलम दे कौन है, किसकी बेटी है, तो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की बेटी, ठीक बात है, याद रहेगा। बाबूजी को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये हमें पता होना चाहिए भाई, है ना। तो बाबूजी को और किन किन नामों से जाना जाता है ना, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बाबूजी को और किन किन नामों से जाना जाता है वो अपन लिखेंगे। तो बाबूजी की अगर अपन बात करें और किन किन नामों से जाना जाता है, एक काम करते हैं इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि एक पेज पे आ जाए। तो बाबूजी की बात करें, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो मैंने कहा इनको गायों का रक्षक देवता कहा गया है। किसका रक्षक देवता, गायों का रक्षक देवता। क्यों कहते हैं इनको, मैंने कहा इनको ने गायों को बचाते हुए अपनी जान जो प्राण अपने त्यागे थे, तो मैंने कहा गायों के रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता हैं, गायों के रक्षक देवता। अच्छा भैया और बताओ इनके बारे में, मैंने कहा राजस्थान में या फिर मैं कहूं मारवाड़ में
ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है ना, कि ऊंट लेके कौन आया सबसे पहले, तो ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को ही दिया जाता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, बाबूजी को श्रेय दिया जाता है। किसको, बाबूजी को श्रेय दिया जाता है। तो इनको ऊंट रक्षक देवता भी कहा गया है, ऊंट रक्षक, ऊंट रक्षक देवता भी कहा गया है। उसके अलावा इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहा गया है, प्लेग रक्षक देवता। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, ये ऊंट, तो ऊंट सबसे पहले कौन लेके आया था, बाबूजी लेके आए थे। इस वजह से जो रेबारी और जो रायका कम्युनिटी के जो लोग हैं, रेबारी या फिर रायका समुदाय के जो लोग हैं, वो इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उनके जो मुख्य जो देवता है वो कौन है, बाबूजी ही है। तो किसके मुख्य देवता है, रेबाड़ी या फिर जो रायका कास्ट है उसके, रेबाड़ी रायका जाति के मुख्य देवता है, मुख्य देवता है। अच्छा भैया, बाबूजी को और किन किन नामों से जाना जाता है, मैंने कहा इनको लक्ष्मण जी का अवतार बताया गया है। किसका अवतार, लक्ष्मण जी का अवतार बताया गया है। तो इनको लक्ष्मण जी का अवतार बताया गया है। ये बाबूजी के बारे में इंपोर्टेंट बातें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है कि बाबूजी को इन इन नामों से जाना जाता है। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, बाबूजी की फड़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो फड़ होती क्या है वो समझनी पड़ेगी अपन को। फड़ कुछ भी नहीं है, एक पेंटिंग है। क्या है, एक पेंटिंग है, एक बड़ी सी पेंटिंग है। जैसे बोर्ड है ना, इतनी बड़ी क्या बना दी, एक पेंटिंग बना दी, जहां पर कहीं पर क्या बना दिया, यहाँ पर चित्र बना दिया गया कि जो बाबूजी है उनका जन्म हुआ, उस चीज का चित्र बना दिया। फिर बाबूजी घोड़ी के लेने के लिए गए थे, उस चीज का चित्र बना दिया। ऐसे ही फिर वो फेरों में गए, उसका चित्र बना दिया। फिर वो जो है युद्ध लड़ रहे थे, उसका चित्र बना दिया। इस प्रकार से पूरी पेंटिंग पर बाबूजी की जो जीवन है ना उसको दर्शाया गया है। ठीक है, उसको कहते हैं फड़ कहते हैं। तो फड़ क्या है, एक बड़ी सी पेंटिंग होती है और उस पेंटिंग के ऊपर बाबूजी के पूरे जीवन की जो कहानी है उसको चित्र के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाता है। समझ में आ गई कहानी। और जब पूजा करते हैं बाबूजी की, तो जो इनके पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उस फड़ को बांचते हैं। कैसे बांचते हैं, उन चित्रों को देख के, जो चित्र उस पेंटिंग में बने हुए, जो फड़ पे जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को देखते हुए उनकी पूरी कहानी को नरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर बाबूजी का जन्म हो रहा है तो उस चित्र को देखते जाएंगे और बाबूजी का जन्म की पूरी कहानी बता देंगे। यहाँ पर बाबूजी की शादी हो रही है तो चित्र को देखते जाएंगे और उनकी जो शादी की जो कहानी उसको पूरी को नरेट कर देंगे, बता देंगे। तो ये कौन करता है, ये उनके पुजारी करते हैं। तो बाबूजी की जो फड़ है उसके बारे में अपन लिखें तो सब, जो बाबूजी की फड़ जो है, फड़ होती क्या है, तो मैंने कहा एक बड़ी सी पेंटिंग होती है, एक बड़ी सी पेंटिंग होती है जो बाबूजी के जीवन को एक विजुअल फॉर्म के अंदर दिखाएगी। ठीक है, बाबूजी की फड़, बाबूजी के जीवन को चित्र के माध्यम से दर्शाती है। उसको अपन फड़ कहते हैं। फिर मैंने कहा ये फड़ जो है इसको बांचता कौन है, फड़ जो है, एक सेकंड रुकिएगा ना, मैम आ गई है, एक सेकंड में गेट खोल। तो मैंने कहा ये फड़ जो है इसको बांचते कौन है, ये पेंटिंग को, चित्रों को देख के बताते कौन है, नरेट कौन करते हैं कहानी को। तो मैंने कहा बाबूजी की फड़ को जो बांचते हैं वो भील कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बांचते हैं। ठीक है,
पाबूजी की फड़ को, पाबूजी की फड़ को भील द्वारा बांची जाती है। तो पाबूजी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? भीलों द्वारा बांची जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अपन। जब ये फड़ को बांच रहे होते हैं, भील जो है इन इस फड़ को बांच रहे होते हैं, उस टाइम पर वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक जो है वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। और वो यंत्र कौन सा होता है? वो रावण हत्था बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं? रावण हत्था जो है वो बजाते हैं। तो मैंने कहा जब ये बांच रहे होते हैं तो कौन सा आपका जो यंत्र वो यूज करते हैं? रावण हत्था, रावण हत्था। ठीक है, रावण हत्था क्या होता है आपने देखा होगा, वो राजस्थान के अंदर ऐसे है ना, थोड़ा सारंगी, मतलब सारंगी बोल रहा हूँ, सारंगी नहीं होती, रावण हत्था अलग होता है कि बांस की सी लकड़ी होती है, उसके ऊपर ऐसे बजाते हैं, मस्त सा बजता है वो, है ना। अच्छा, वो रावण हत्था होता है, उसको बजाते हुए जो पाबूजी की फड़ है उसको बांचा जाता है। ये वाली बात अपन को ध्यान में रखनी है। अच्छा भैया, इनके बारे में कुछ और बातें कर सकते हैं क्या अपन? पाबूजी के बारे में अगर अपन और बातें करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? मैंने कहा पाबूजी के जो भजन होते हैं ना, पाबूजी के जो भजन होते हैं वो नायक या फिर जो रेबाड़ी समुदाय के जो लोग हैं, नायक या फिर जो रेबाड़ी समुदाय के जो लोग हैं, वो माट वाद्य यंत्र को यूज करते हुए क्या करते हैं? पाबूजी के भजन जो है वो गाते हैं। तो पाबूजी के भजन जो है वो कौन गाते हैं? इंग्लिश मीडियम की क्लास ली तो मैंने अभी इंग्लिश का ही चल रहा है। नायक रेबारी जाति के लोग पाबूजी के भजन, पाबूजी के भजन माट वाद्य यंत्र, माट वाद्य यंत्र बजाते हुए गाते हैं, बजाते हुए गाते हैं। अच्छा भैया, ये माट वाद्य यंत्र क्या होता है? भाई माट वाद्य यंत्र क्या होता है? मैंने कहा मिट्टी का मटका बड़ा होता है, बड़ा सा, उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं? ये खाल लगा लेते हैं, मिट्टी के मटके के ऊपर क्या लगा लेते हैं? खाल लगा लेते हैं और फिर उसको बजाते हैं ना। तो माट वाद्य यंत्र को बजाते हुए ये नायक रेबारी जो जाति के लोग होते हैं वो पाबूजी के भजन जो है वो गाते हैं। पाबूजी के भजनों को एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? मैंने कहा पाबूजी के भजनों का कहते हैं पवाड़े कहा गया है। तो पाबूजी के भजनों का कहा जाता है पवाड़े। पाबूजी के भजनों को, के भजनों को पवाड़े कहा जाता है, पवाड़े कहा जाता है। क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। तो याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो पाबूजी के भजनों क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, है ना। इनके बारे में एक खास बात बताई गई है। वो खास बात क्या है पाबूजी के बारे में? कि गुजरात के एक ट्राइब कम्युनिटी है और उसके जो लोग हैं 7 भाई थे। और जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कौन सी थी? थोरी। ठीक है, तो थोरी ट्राइबल कम्युनिटी जो है, थोरी जनजाति के जो लोग हैं, उन 7 भाइयों को पाबूजी ने बचाया था ना। तो पाबूजी ने उनकी रक्षा करी थी। ये पूछा जाता है ना कि जो 7 जो थोरी कम्युनिटी के जो लोग थे उनकी रक्षा किसने करी? तो वो पाबूजी ने करी थी। गुजरात के, गुजरात के 7 थोरी जनजाति के भाइयों रक्षा की। किसने की? पाबूजी ने। तो गुजरात के 7 थोरी जनजाति के जो भाई थे उनकी क्या करी? इन्होंने रक्षा करी थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात बनती है। उसके अलावा पाबूजी के जो साथी थे ना, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखने हैं। जब गाय बचाने वाला जो सीन हुआ ना, उसके अंदर भी इन्होंने साथ दिया था। वो कौन थे? चांदा और दामा। ठीक है, ये कहते हैं भील
समुदाय के लोग थे, भील जनजाति के लोग थे। ठीक है, तो पाबूजी के जो साथी थे उनके नाम भी तुम्हें ध्यान में रखने हैं। पाबूजी के साथियों के नाम तुम्हें ध्यान में रखने हैं। पाबूजी के साथी, पाबूजी के साथी चांदा, चांदा और डामा, डामा, ये कौन है? भील भाई हैं दो। किसके साथी हैं? पाबूजी के साथी थे। पाबूजी का अगर आपको चिन्ह पूछे ना, तो पाबूजी का चिन्ह क्या है? भाला। क्या है? भाला। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो पाबूजी का जो चिन्ह पूछे आपको, तो पाबूजी का चिन्ह क्या याद रखना है हमें? पाबूजी का चिन्ह क्या ध्यान में रखना है? भाला। रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाबूजी के बारे में एक विशिष्ट बात यह है कि पाबूजी जो पग पहनते थे, जो पगड़ी पहनते थे, वो झुकी हुई होती थी एक साइड से। अच्छा भैया, कौन सी साइड से झुकी हुई रहती थी? जो पाग पहनते थे, जो पगड़ी पहनते थे, वो कौन सी साइड से झुकी रहती थी? तो मैंने कहा वो लेफ्ट साइड से झुकी रहती थी, बाईं ओर से वो झुकी रहती थी। तो ये एक विशिष्ट बात है, बाकी और किसी की पाग ऐसी नहीं मिलेगी आपको। पाबूजी की जो पाग है, जो टर्बन है, जो पगड़ी है, वो कैसी है? लेफ्ट साइड में झुकी रहती थी, है ना। पाबूजी की पाग बाईं ओर ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात बनती है ना। तो पाबूजी की पाग जो है वो कहाँ, तो किस कौन साइड में? बाईं ओर जो है वो झुकी रहती है। फिर कहानी का अंत आता है कहाँ पर? कहानी का अंत आता है कहाँ पर? जींदराव खिची से जब लड़ाई करी, तो पाबूजी जो है उन्होंने युद्ध लड़ा किसके साथ में? जींदराव खिची के साथ में। जींदराव खिची कौन है? इन्हीं के ही ब्रदर इन लो हैं, जीजाजी हैं, इन्हीं के जीजाजी हैं। उनके साथ में युद्ध लड़ा। क्यों युद्ध लड़ा? देवल चारने की गायों को बचाने के लिए युद्ध लड़ा, और वहां पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो पाबूजी ने जींदराव खींची, जींदराव खींची से युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ा। क्यों लड़ा? देवल चारने को, गायों को बचाने के लिए। देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? जींदराव खिच्ची से। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, उस जगह का नाम ध्यान में रखना है जहां ये युद्ध लड़ रहे थे। फिर वहां पर जो है पाबूजी ने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, वो जगह का नाम है डेचू। कौन सा गांव है? डेचू गांव में बचाने के लिए। और इस युद्ध में पाबूजी ने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो इन्होंने प्राण अपने कहाँ त्यागे, उस जगह का नाम तुम्हें ध्यान में रखना है। कहां पर त्यागे? तो मैंने कहा डेचू गांव में। डेचू गांव में। फिर तुम्हें मैंने बताया कि जो जींदराव खींची है ये कहाँ के थे, तो मैंने कहा ये जायल नागौर के। जायल नाम की जगह है, कहां पर है? नागौर। जायल नागौर के जींदराव खींची थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो जींदराव खींची है किस कौन है? मैंने कहा ये पाबूजी के जीजा जी हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, जो जींदराव खींची है, खींची जो है कहाँ का है? मैंने कहा जायल नागौर, जायल नागौर। बाबूजी के जीजा जी। ठीक है,
इतनी बातें अपन को ध्यान में रखनी है। एक चीज और ध्यान में रखनी है, इनकी एक बुक भी है पाबू जी की, ठीक है, उसको कहते हैं पाबू प्रकाश, ठीक है। और ये जो पाबू प्रकाश है वो लिखी किसने, आशिया मोड़जी ने लिखी थी, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। तो एक बुक है, एक किताब है, ठीक है, एक किताब है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। और ये जो पाबू प्रकाश है ये लिखी किसने है, तो मैंने कहा आशिया मोड़जी द्वारा लिखी गई, लिखी गई। अच्छा भैया ठीक है, इनके बारे में कुछ, पाबू जी के बारे में कुछ और बात ध्यान में रख सकते हैं क्या? मैंने कहा इनके मेले के बारे में आप ध्यान में रख सकते हो। मेला कब भरता है इनका, तो मैंने कहा चैत्र अमावस्या में इनका मेला भरता है। तो पाबू जी का जो मेला है वो कब भरता है, चैत्र अमावस्या। मेला जो है इनका वो कब भरता है, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या। तो इतनी बातें अपन को पाबू जी के बारे में ध्यान में रखनी है। एक बार मैं पूरा रिकैप करा दूंगा आपको, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने कहा पाबू जी का जन्म कहाँ होता है, पाबू जी का जन्म भैया कोल्लूमंड फलोदी के अंदर इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम धंदल जी राठौड़, माता जी का नाम इनका जो है कमला दे। इनकी जो घोड़ी है उसका नाम केसर कालमी, काली रंग की घोड़ी थी। और इनकी वाइफ का नाम पूछे आपको तो सु प्यार दे या फिर फूलम दे। सु प्यार दे फूलम दे कौन है, तो मैंने कहा ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की बेटी है ना। और वहां पर फेरे चल रहे थे, फेरों को बीच में छोड़ के ये आ गए थे। बापू जी को और किन नामों से जाना जाता है, तो मैंने कहा इनको ऊंट रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, है ना। ऊंटों को राजस्थान की मारवाड़ में लाने का जो श्रेय है वो भी किनको दिया जाता है, पाबू जी को ही दिया जाता है। उसके अलावा लक्ष्मण जी के अवतार कहा गया है। रेबाड़ी राय का जो कास्ट है उसके ये मुख्य देवता है। ये बात अपन ने करी इनके बारे में। फिर पाबू जी के फड़ की बात करी। फड़ क्या होती है, मैंने आपको बताया कि बड़ी सी पेंटिंग है जिस पर क्या है, चित्र बने हुए होते हैं। और वो पाबू जी की जीवन के बारे में, वो जो चित्र है वो पूरा जीवन जो है उसको दर्शाते हैं। पाबू जी को फड़ को जो बांचने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, भीलों द्वारा ये वो बांची जाती है। और जब वो भील बांच रहे होते हैं उस टाइम पर जो है वो रावण हत्था बजाते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बताई। उसके बाद अपन ने क्या बात करी कि इनके जो भजन है उनको क्या कहा जाता है, पवाड़े कहा जाता है। भजनों को गाता कौन है, नायक या फिर रेबाड़ी जो जाति के जो लोग हैं वो इनको गाते हैं। क्या ये बजाते हैं, वो गाते हैं माट वाद्य यंत्र बजाते हैं। मटका सा होता है उसके ऊपर क्या लगा दी, खाल लगा दी, उसको बजाते हैं और भजन गाते हैं। भजन का नाम क्या है, पवाड़े। ये अपन ने बात करी। फिर अपन ने बात करी इनके बारे में कि इन्होंने जो है गुजरात के जो 7 थोरी जनजाति के जो लोग भाई थे उनको इन्होंने रक्षा करी। उसके अलावा इनके जो साथी थे चांदा डामा जो कि भील भाई थे, है ना। और इनके जो चिन्ह के बारे में बात करें, पाबू जी का चिन्ह क्या होता है, भाला होता है। इनके बारे में एक विशिष्ट बात ये थी कि जो ये पाग पहनते हैं वो क्या है, आपकी बाईं ओर झुकी रहती है वो पाग, है ना। और उसके अलावा फिर ये डेचू गांव में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। कब त्यागे, क्यों त्यागे, मैंने कहा ये देवल चारने की गायों को बचा रहे थे अपने ही जींद्राव खींची। जींद्राव खींची कहाँ की थे, जायल नागौर के। अच्छा, एक बुक है पाबू प्रकाश। ये पाबू प्रकाश पाबू जी पे है, ये लिखी किसने, आशा मोड़जी ने लिखी। पाबू जी का मेला जो है वो कब भरता है, तो मैंने कहा चैत्र अमावस्या को। पाबू जी के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान में रख लोगे आपका काम बन जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब बात आपकी ये आती है कि भैया जो है मैंने ये एक क्लास में अपने पाबू जी को कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से अपन साथ साथ में लिखते हुए चले, या फिर आप कहोगे भैया पहले से लिख के ले आओ ताकि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास कैसे लगी वो भी आप बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लासेस के अंदर। आगे से क्लासेस जो है 1-2 क्लासेस और रिकॉर्डेड होंगी, उसके बाद लाइव क्लासेस होंगी आपकी। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, बाय।